कुदरत कोई सैर सपाटे की जगह नहीं, बल्कि ये हमारा घर है। कुदरत वो है जो हम देखते हैं, अपने माहौल में घुले मिले जीव और कीट पतंग यानी इंसेक्ट्स, जिनके पास छल कपट और लालच जैसे हथियार हैं। कुदरत वो है जो हम सुनते हैं, एक गिद्ध की आवाज, लहरों का जल तरंग, तूफान की गरज और झींगूर की टिकटिकाहट। कुदरत की चौंका देने वाली खूबसूरती, जीवों की जिंदगी और उनके माहौल के बीच का जरूरी और नाजुक तालमेल, ये सब वो है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ द वाइल्ड। आर्कटिक, दुनिया का सबसे उत्तरी हिस्सा आर्कटिक, तेज हवाओं वाला पोलर डेजर्ट है। यहां गर्मियों का मौसम बहुत कम दिन रहता है और उसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कभी नहीं बढ़ता। लंबी सर्दियों में यहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहता है। यह दुनिया के सबसे कठिन माहौल वाले इलाकों में से एक है। इस बर्फीले माहौल के लिए जिंदगी ने खुद को कैसे ढाला है, ये एक हैरानी की बात है। खूबसूरत ग्लेशियल फॉर्मेशंस की खासियत वाले आर्कटिक का ये नजारा हमेशा बदलता रहता है। यहां आर्कटिक सागर के ठंडे पानी के ऊपर बर्फ की विशाल चादर मौसम के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। इस सब पर आर्कटिक के सबसे ज्यादा मशहूर जीव की हुकूमत चलती है, जो है पोलर बेयर। 600 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले नरों के साथ ये धरती के सबसे बड़े मांसभक्षी जीव हैं। लेकिन ये अपना ज्यादातर वक्त आर्कटिक की समुद्री बर्फ पर बिताते हैं और शिकार के लिए समुद्री बर्फ के सहारे रहते हैं। इसलिए पोलर बेयर्स को समुद्री मैमल्स माना गया है। इस बर्फीले इलाके में पोलर बेयर्स खाने की तलाश में लगातार चलते रहते हैं। आर्कटिक में इनके मनपसंद शिकार सील्स को लाखों की तादाद में पाया जाता है, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं है। उन महीनों में जब बर्फ की मोटी चादर ढकी होती है, पोलर बेयर्स उन सुराखों को ढूंढते हैं जिन्हें सील सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर हमला करने के सही मौके का इंतजार करते हैं। बर्फ जब बेहद पतली होती है या सील्स एकदम छिपी रहती हैं, तो पोलर बेयर्स को शरीर में जमा हुए फैट का सहारा होता है या मरे हुए जीवों के मांस से काम चलाना पड़ता है। समुद्री बर्फ की बेईमान सतह की वजह से पोलर बेयर्स बेहतरीन तैराक बन गए हैं। इनकी बॉडी के फैट की इंसुलेटिंग लेयर इन्हें पानी में डूबने नहीं देती। ये अपने आगे के पैरों को पतवार की तरह इस्तेमाल करते हुए बर्फीले पानी में बिना किसी मुश्किल के तैरते हैं। ये बिना रुके कई दिन तक तैर सकते हैं। आमतौर पर ये अकेले ही रहते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इनका बर्ताव बहुत मिलनसार और दोस्ताना देखा गया है। कम उम्र के नरों के बीच दोस्ती का रिश्ता बनता है और वो खेल खेल में लड़ते भी हैं। ये खूबियां उन्हें मेटिंग के लिए होने वाले मुकाबले के लिए भी तैयार करती हैं। आर्कटिक की सर्दियों के लिए हैरत अंगेज तौर पर तैयार ये पोलर बेयर्स साल भर एक्टिव रहते हैं। ये हाइबरनेट यानी शीत निद्रा में नहीं जाते, लेकिन मां बनने वाली मादाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए बर्फ में अपनी मांद बनाती हैं। ये आमतौर पर एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे 2.5 साल की उम्र तक मां के साथ रहते हैं। इस दौरान ये बच्चे मां से इस कठिन माहौल में जिंदा रहने के लिए शिकार करने और खाना ढूंढने जैसे जरूरी हुनर सीखते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही सफर करना आना चाहिए। जमती पिघलती समुद्री बर्फ वाली आर्कटिक की दुनिया का नजारा हमेशा बदलता रहता है। शिकार मौसम के मुताबिक माइग्रेशन करते हैं। अब अगर इस कठिन माहौल में पोलर बेयर्स को जिंदा रहना है, तो उन्हें हमेशा चलते रहना होगा। इन बेयर्स के लिए ये खाना बदोश जिंदगी है। बच्चे मां के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं
और वो अपने ठंडे घर के विशाल इलाके से उनकी जान पहचान कराती है। बड़े बड़े पंजों से मिलने वाले ज्यादा ट्रैक्शन की वजह से पतली और फिसलन भरी बर्फ पर भार बंट जाता है। पोलर बेयर्स को हर दिन बर्फ की परत और ज्यादा पतली मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जितना असर आर्कटिक पर देखा गया है, उतना दुनिया के किसी भी हिस्से पर नहीं दिखता। बर्फ की चादरों के सिकुड़ने के मायने हैं पोलर बेयर्स के घर का सिकुड़ना, और हर साल बर्फ के जल्दी टूटने के मायने हैं सर्दियों के इनके शिकार करने के मौसम का भी छोटा हो जाना। बेयर्स के पास गर्मी के मौसम के लिए रिजर्व खाना नहीं होता और उन्हें तट की तरफ आना पड़ता है। आर्कटिक के कम टेम्परेचर वाले इलाके में जिंदा रहने के लिए बेयर्स ने उस माहौल को लाखों साल पहले अपना लिया। अब सवाल ये है कि आज तेजी से बदलती जलवायु के लिए पोलर बेयर्स खुद को कैसे ढालेंगे। पहली नजर में आर्कटिक की सुनसान बीहड़ता को देखकर सोच भी नहीं सकते कि वहां जीव भी हो सकते हैं। लेकिन यह ठंडा बंजर इलाका एक खास तरह के पौधों और जीवों का घर है, और यहां के समुद्र में सिर्फ यही जीव नहीं पाए जाते। वॉलरस आर्कटिक की सबसे बड़ी सील स्पीशीज हैं और दुनिया में इनका दूसरा नंबर है। वॉलरस मिलनसार जीव होते हैं और ये अकेले बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन हाल ही के ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ा है कि इनकी तट पर इकट्ठा होने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से आर्कटिक की बर्फ की परतें कम हो रही हैं और अब लाखों वॉलरसेस को पथरीले किनारों पर बैठे रहना पड़ता है। दुनिया के 5 महासागरों में आर्कटिक की गहराई सबसे कम है और यह खूबी वॉलरस के लिए फायदेमंद है। ये समुद्र के अंधेरे तल के नजदीक मिलने वाली शेलफिश खाते हैं। कम गहराई में लंबे गोते लगाकर आराम पसंद वॉलरस के लिए अपना पेट भरना आसान होता है। यहां इनके खास विस्कर्स अपना काम बखूबी करते हैं। ये बेहद ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और कुछ ही मिलीमीटर्स बड़े मॉलस्क्स और क्लैम्स को ढूंढ लेते हैं, और फिर वॉलरस अपने ताकतवर होठों से उनके गोश्त को नोच लेते हैं। अच्छी तरह से अपना पेट भर लेने के बाद वॉलरसेस पानी से बाहर निकलते हैं और अपने पिछले फ्लिपर्स को आगे कर लेते हैं, जिससे वो चारों पैरों पर चल सके। धरती पर आने के बाद इन्हें कई दिन तक आराम करना अच्छा लगता है। कभी कभी तो ठंडे पानी में वापस जाने से पहले ये 1 हफ्ते से भी ज्यादा नींद का मजा लेते हैं। आर्कटिक ओशन के खारे पानी का टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और फिर बर्फ जमने लगती है। वॉलरस इन सब जीरो कंडीशंस में एकदम कंफर्टेबल रहते हैं। इनकी खाल कई जगहों पर 10 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। वॉलरस की झुर्रियों वाली ये खाल फैट की निचली और ज्यादा मोटी परत को ढकती है। इनका फैट न सिर्फ इन्हें इंसुलेशन देता है, बल्कि आर्कटिक में जब खाने की कमी होती है तो ये इन्हें ऊर्जा भी देता है। लेकिन वॉलरसेस के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले उनके दांतों का पर्पस अभी तक पता नहीं चला। इन लंबे नुकीले दांतों की लंबाई 1 मीटर तक होती है। पहले माना जाता था कि बस हाल ही में हुई रिसर्च के नतीजों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये दांतों को खुद के बचाव के लिए, अपने भारी भरकम शरीर को पानी से बाहर निकालने के लिए और बर्फ में सांस लेने वाले सुरागों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़े दांतों वाले नरों को मेटिंग करने में भी काम
आर्कटिक के समुद्र में एक जीव ऐसा है जो बाकी सभी पर राज करता है, किलर व्हेल, जिसे ऑर्का भी कहा जाता है। आर्कटिक की दुनिया बेरहम है, लेकिन शानदार और खूबसूरत भी। आसमान को जगमगाने वाले अरोरा बोरियालिस यानी उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के साथ आर्कटिक के कुछ करिश्माई जीवों को सतह के नीचे देखा जा सकता है। डॉल्फिन फैमिली के सबसे बड़े सदस्य ऑर्काज दरअसल व्हेल्स के मुकाबले डॉल्फिन्स के ही ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार हैं। दुनिया के सभी समुद्रों में पाई जाने के बावजूद इस स्पीशीज के बारे में और इनके माइग्रेशन के पैटर्न्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऑर्काज आर्कटिक के समुद्र में रहती नहीं है, लेकिन यहां बहुत आती हैं। ये अपने जटिल फैमिली ग्रुप्स या झुंडों में समुद्रों को पार करती हैं। ऑर्काज के परिवार के ढांचे का मुकाबला जमीन के बेहद समझदार जीवों के सामाजिक ढांचे से किया जा सकता है। इनमें इंसान का परिवार भी शामिल है। लंबी उम्र के जीव होने के नाते परिवार की कम से कम 4 पीढ़ियां एक साथ सफर करती हैं। ये कम उम्र के बच्चों की रखवाली मिलजुल कर करती हैं और शिकार करने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर बेरहमी से अपने काम को अंजाम देती हैं। आर्कटिक में रहने वाली सील्स ऑर्काज का मनपसंद खाना है। जहां सील्स इन लुटेरे शिकारियों से बचने के लिए तट के पास की लहरों का आसरा लेती हैं, वहीं इन खतरनाक शिकारियों ने शिकार करने के एक अनोखे तरीके को अपना लिया है। उथले पानी में जहां सील्स सुस्ता रही होती हैं, ऑर्काज पानी के किनारे से दूर अपने शिकार पर झपटने के लिए इंतजार में रुकी रहती हैं। बीचिंग या इंतजार में रुके रहना डॉल्फिन्स और व्हेल की स्पीशीज के लिए खतरनाक है। जोखिम से भरी इस टेक्निक में शिकार पर ऐन मौके पर वार करना पड़ता है। अगर ऑर्का को कामयाबी से शिकार करके अपने भारी भरकम शरीर को वापस समुद्र में ले जाना हो, तो उन्हें वार करने के मौके का बहुत सावधानी से फैसला करना होगा। इस तरह के हमले ऑर्काज का पैदाइशी हुनर नहीं है, लेकिन इनसे इस बात का फैसला होता है कि ये आर्कटिक में वापस खाली पेट जाएंगी या पेट भर के। इस हुनर में माहिर होने में इन्हें बरसों लग जाते हैं। इस टेक्निक को सिखाने के लिए ये झुंड के नए और अनाड़ी सदस्यों के आसपास घायल सील्स को छोड़ देती हैं। इस तरह के सदस्य पहले से कमजोर हुए शिकार को मारकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन अब आर्कटिक में इनके भविष्य पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बाहरी चीजों का इकट्ठा होना जहां शिकार होने वाली स्पीशीज के लिए जानलेवा है, वहीं उन शिकारियों के लिए भी जो उन्हें खाते हैं। फूड चेन में सबसे ऊपर रहने वाली ऑर्काज के टॉक्सिन लेवल्स दुनिया भर के जीवों में सबसे ज्यादा हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने आर्कटिक की समुद्री बर्फ को कम कर दिया है, जिससे इन समुद्रों में ऑर्का के रहने की जगह बड़ी हो गई है। यही वजह है कि इलाके के गैस और ऑयल रिजर्व्स की ड्रिलिंग की तरफ इंसान का ध्यान गया है। शानदार ऑर्का की सेहत सीधे समुद्र की सेहत के भरोसे है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें दोनों को ही बचाना होगा। डियर फैमिली के सबसे बड़े सदस्य आर्कटिक एल्क कहलाने वाले मूस सही मायनों में आर्कटिक पर जीत हासिल करने वाले जीव हैं। बर्फ जैसी ठंडी चादर में हमेशा लिपटा रहने वाला आर्कटिक टंड्रा दरअसल बिना पेड़ों वाला मैदान है, जहां सिर्फ सबसे ज्यादा सख्त झाड़ियां और घास उगती है। यहां कुछ ही बड़े जीव जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आर्कटिक इलाके के खूबसूरत जंगलों के बीच वक्त बिताने वाले मूस इन खुले मैदानों का भरपूर फायदा उठाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलती है, तो मूस पानी में उगने वाली सोडियम से भरी वनस्पति को खाने यहां के वाटरवेज में चले आते हैं।
पानी के अंदर जाकर पेट भर सकने की खूबी हिरन की सिर्फ इसी स्पीशीज में है। जब मूस पानी के अंदर की वनस्पति को खाने के लिए पानी में नीचे जाते हैं तो nostrils को बंद कर लेने वाली मूस की मसल्स पानी को ये मूस अपनी जिंदगी अकेले ही बिताते हैं। इन्हें झुंड बनाते बहुत कम देखा गया है। हां, मेटिंग सीजन की बात और है। ये बाल होते हैं जो आर्कटिक की जानलेवा ठंड से इन्हें बचाते हैं। ये अक्सर उस नर्म और पौष्टिक फर को खा लेते हैं जो सींगों पर होते हैं। बसंत ऋतु में दोबारा उगाने वाले सींग तकरीबन 4 महीने में पूरी तरह बढ़ जाते हैं। जीवों में ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले ऑर्गन्स हैं। सर्दियों के दौरान मूस के चौड़े खुर बर्फ पर पहनने वाले जूतों की तरह काम करते हैं। बर्फ के नीचे उगी काई और वनस्पति को खाने के लिए मूस अपने खुरों से बर्फ को खोदता है और उसे हटाता भी है। कुदरत के सख्त माहौल को सह सकने वाले मूस ऐसे जीव हैं जिनकी आबादी बढ़ रही है। एनिमल प्लैनेट एक्सक्लूसिव्स, सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे। This program is brought to you by Vivo V7 and V7 Plus and Expedia. फैमिली के साथ हॉलिडे मतलब खूब सारी मस्ती, कभी शोर मचा के तो कभी उठा पटक के, और कुछ नहीं तो कभी नखरे दिखा के। इस क्रिसमस मचेगा खूब सारा हंगामा। वाइल्ड फ्लेक्स को पावर्ड बाय महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट, हर रात 10 बजे एनिमल प्लैनेट पर। Man can do what I can do. आर्कटिक के सुनसान बीहड़ में भेड़ियों की मौजूदगी कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। मवेशियों पर हमला करने वाले भेड़ियों से इंसान डरा भी और उसने उन पर जुल्म भी ढाए। सारी दुनिया में कभी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इन मैमल्स ने रेगिस्तान से लेकर आर्कटिक टंड्रा तक के इलाके को अपना घर बना रखा था। इनकी संख्या को कम करने के लिए किए गए उपायों की वजह से आज आर्कटिक ही इन भेड़ियों का घर है। यहां इनकी कई स्पीशीज रहती हैं, जिनमें व्हाइट कोटेड आर्कटिक वुल्फ भी शामिल है। डॉग फैमिली के सबसे बड़े सदस्य भेड़िए पालतू कुत्तों के एक अलग खुले घूमने वाले भेड़ियों ने आर्कटिक की बीहड़ता के लिए खुद को ढाल लिया है। कमजोर हिरन और मूस को अपना टारगेट बनाकर भेड़िए या तो झुंड में या अकेले ही शिकार करते हैं और अपने से काफी बड़े जीवों को मार गिराते हैं। लेकिन आर्कटिक के कठिन माहौल में कभी कभी बेहतरीन शिकारी भी कई दिन तक शिकार नहीं कर पाते। इसलिए पेट भरने का मौका मिलते ही भेड़िए उसका पूरा फायदा उठाते हैं और एक ही बार में अपने वजन से ही 20% तक ज्यादा खाना पेट में ठूंस लेते हैं। भेड़िए मिलनसार जीव हैं। ये झुंड बनाकर रहते हैं और इनका झुंड एक परिवार की तरह होता है, जिनमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। 5 से 11 सदस्यों वाले झुंड में
सिर्फ मुखिया जोड़े को मेटिंग करने का हक है। मेटिंग करने वाला जोड़ा शिकार के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसे सबसे पहले शिकार के सबसे ज्यादा पौष्टिक ऑर्गन्स खाने का मौका मिलता है ताकि वो सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सके। खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करने वाले भेड़िए एक दिन में करीब 200 किलोमीटर तक चलते हैं। आर्कटिक के कठिन हालात से जूझने के लिए तैयार भेड़िए जब बर्फ पर चलते हैं तो अपने पैरों के पैड्स के टेम्परेचर को टिश्यू के फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रखने में कामयाब रहते हैं। अपने लंबे पैरों और सामने के बढ़े हुए पंजों की बदौलत इन्हें गहरी बर्फ में भी कोई परेशानी नहीं होती। खाने के भरोसेमंद स्रोत को ढूंढने वाले जमीनी जीव भेड़िए आर्कटिक में कई वर्ग किलोमीटर वाले बड़े बड़े इलाके बनाते हैं। तकरीबन हर 100 मीटर पर अपनी गंध छोड़ने वाले भेड़ियों की मशहूर चीख भी उनके इलाके की हद को बताती है। इलाके को बचाने के लिए 2 झुंडों में होने वाली भयानक लड़ाई भेड़ियों की मौत की एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से इनके कुदरती इलाके खाली हो गए। भेड़ियों की कम होती संख्या को देखते हुए 20वीं सदी के आखिर में इन्हें बचाने की योजनाएं बनाई गईं और इन्हें कानूनी सुरक्षा दी गई। इस बीच आर्कटिक की सुनसान बीहड़ता में इनकी संख्या कायम रही और उम्मीद है कि इन्हें बचाने के उपायों से यही कामयाबी आगे भी मिलती रहेगी। आर्कटिक में नजर धोखा भी खा सकती है। जिंदगी के लिए कठिन दिखाई देने वाले इस अनोखे माहौल में पनपने वाले कई खास जीव हैं। अपने इस बेरहम माहौल के बावजूद आर्कटिक एक नाजुक परिवेश है जिस पर बदलती जलवायु का असर पड़ रहा है। आर्कटिक की बर्फ की चादर में ग्रीन हाउस की सबसे ज्यादा जहरीली गैस मीथेन का इकट्ठा होना नुकसानदायक है। बर्फ का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग के असर को बढ़ा देगा। वो एक ऐसी स्थिति होगी जहां से धरती शायद ही संभल पाए। आर्कटिक एक दूर दराज वाला इलाका होते हुए भी हम सबसे जुड़ा है और इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। दरअसल आर्कटिक को बचाने के मायने हैं अपनी दुनिया को बचाना।